मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो है आज हम लोग समझेंगे संधारित्र एवं परावैद्युत का जो है पार्ट 3। और इस पार्ट में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है और भंजक विभवांतर। और इसके बाद कल जो है मैंने धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ा था। परावैद्युत भी क्या करता है भाई, माध्यम भी धारिता को प्रभावित करता है। वो कैसे प्रभावित करता है ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य को हम समझते हैं। तो परावैद्युत सामर्थ्य होता क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दो प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। यदि कोई दो प्लेटें और उनके मध्य मैंने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया, यदि वो परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है और ये देखिए ये दो प्लेटें हैं, इनके मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है, तो होता क्या है, इसकी धारिता बढ़ जाती है। वो बढ़ क्यों जाती है तो ये समझना है। तो इसी से इसको परावैद्युत सामर्थ्य को समझने से पहले हमें परावैद्युत होता क्या, कैसे क्रियाकलाप करता है, इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए ये दो है प्लेटें हैं, इधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है इधर, और इधर नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर मैंने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया, ये जो है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत कहें तो विद्युत रोधी, और विद्युत रोधी पदार्थ में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है अपने नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं, मतलब बहुत मजबूती के साथ बंधे होते हैं। तो यहाँ पर एक हम जो है परावैद्युत पदार्थ लाए। जब परावैद्युत पदार्थ लाए तो हम जानते हैं किसी भी परमाणु में या अणु में प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है पॉजिटिव नेगेटिव यानी उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जब हमने क्या किया, संधारित्र की प्लेट ए को यदि हम धनावेश दे देते हैं, इसे हमने धनावेश दे दिया तो प्रेरण के द्वारा इस पर ऋणावेश आ जाता है, इस पर ऋणावेश आ जाता है। ऋणावेश आ क्यों जाता है, तो बात यह है कि भैया इस पर धनावेश है और इसके पास हम कोई प्लेट जो है दूसरी प्लेट लेकर के आ गए, और ये प्लेट दूसरी लेकर आए हैं, तो भैया ये पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव वालों को बर्दाश्त नहीं करता है, ये दूर भगाने की कोशिश करता है। तो मतलब ये भाई कोई भी ये प्लेट है, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। इस प्लेट में भी पॉजिटिव, ये जो छोटी सी प्लेट बना रखी है मैंने, इसमें भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव भी होगा। तो भैया जब इधर में एक प्लेट दूसरी यहाँ पर खड़ी कर दे तो इसमें पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव और पॉजिटिव के मध्य होता है प्रतिकर्षण बल। तो ये जो नेगेटिव, तो भाई नेगेटिव के मध्य आकर्षण बल नेगेटिव को इधर खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को इधर खींचेगा अपनी तरफ, और पॉजिटिव चार्ज को इधर भेजेगा, मतलब दूर की ओर भगाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, परंतु इसमें नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज गया तो कहाँ गया, तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, इसको पृथ्वी से जब जोड़ देते हैं, जब हम इसको पृथ्वी से जोड़ते हैं तो होता क्या है, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन धनावेश को क्या करते हैं, निरावेशित कर देते हैं, धनावेश को निरावेशित कर देते हैं। इसीलिए इस प्लेट पर हमेशा ऋणावेश चार्ज ही रहता है, ऋणावेश ही रहता है। ठीक है, अब देखें इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। अब मैंने यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया, इसमें यह हमें कन्फर्म है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अच्छा एक कारण, इसका जो है प्लेटों के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो इधर होता है, उसकी दिशा ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से वैद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा पॉजिटिव जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, शायद नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ही होता है। हाँ ये होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नहीं ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, सॉरी मिस्टेक हो गई, क्योंकि
धनावेश इलेक्ट्रॉन हमेशा चलता है इधर, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है और प्रोटॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, ये चीज होती है। अब देखिए यहाँ पर जब हमने एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया तो यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण ही इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों में कुछ ना कुछ गति होने लगती है। ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसके अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तो उनमें कुछ गति होने लगती है। तो गति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनके द्वारा जो है कुछ प्रभाव पड़ता है। तो गति कैसे करते हैं, ये किस प्रकार होती है। देखिए इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इसमें पॉजिटिव भी है, इस वाले परमाणु में पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो पॉजिटिव जो है पॉजिटिव को दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं पॉजिटिव हो और यहाँ पर निगेटिव हो, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये कहेगा तुम उधर रहो। तो ये पॉजिटिव वाला जो इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज तो इधर आ जाएगा और निगेटिव चार्ज हमारा इधर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव को खींचेगा अपनी ओर और ये निगेटिव की अपनी ओर खींचेगा, ये जो है निगेटिव की ओर अपनी ओर खींचेगा। इसी प्रकार इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो इसके द्वारा भी एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र आता है। वो कौन सा होता है, इससे हम कहते हैं प्रेरित। जो है इस प्रकार जो आवेश आता है, ये मान लेते हैं क्यू डैश आवेश आ रहा है और इसी आवेश को हम एक नाम देते हैं प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश इसे नाम देते हैं। जो ये प्रेरण के द्वारा जो आवेश आता है इसको हम नाम देते हैं प्रेरित आवेश, ये होता है प्रेरित आवेश। अब परावैद्युत सामर्थ्य होता क्या है, अब मान लेते हैं इसमें जो तो वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते जाएं, इसके वैद्युत क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब ये निगेटिव और पॉजिटिव भाई पहले अलग अलग हुए, जब और वैद्युत क्षेत्र बढ़ा देंगे, तीव्र कर देंगे तो ये और दूर दूर हो जाएंगे। अब ये और दूर दूर हो गए, और बढ़ा दिया तो और दूर दूर हो गए। अब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब इसमें वैद्युत क्षेत्र को हम बढ़ाते रहेंगे, वैद्युत क्षेत्र को हम क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो अन्यथा में अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो अणु है वे टूट जाएंगे। अणु जो है टूट जाएंगे, मतलब ये वैद्युत के कारण ये आपस में टूट जाएंगे। तो जो है जितनी इनकी शक्ति, जहां तक ये टूटने ना पाए, तो वही इनकी क्या है सामर्थ्य है, वही इनकी क्या है ताकत है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं इसके लिए किसी पदार्थ के बीच किसी पदार्थ का परावैद्युत, किसी पदार्थ लिखेंगे किसी पदार्थ के लिए परावैद्युत सामर्थ्य वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र होता है। वह अधिकतम मतलब सबसे अधिकतम वैद्युत क्षेत्र होता है। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र होता है, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र होता है जिसे वह पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है, बिना भंजन के सहन कर सकता है, बिना भंजन के सहन कर सकता है। क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है या कहते हैं, ठीक है। परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, ये होता है परावैद्युत सामर्थ्य। अभी मैंने बताया मतलब इतना वैद्युत क्षेत्र दे दें कि वो टूटे ना, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिससे जो है परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन मतलब टूटना होता है, बिना टूटे हुए सहन कर सकता है, वही कहलाती है परावैद्युत सामर्थ्य। अब मैं थोड़ी इंक डाल देता हूं इसमें। ये तो ही परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब डालिएगा भंजक विभवांतर क्या होता है। भंजक
विभवांतर। तो भंजक विभवांतर क्या होता है? किसी संधारित्र, अब मान लेते हैं किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच, किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच का वह अधिकतम, ये प्लेटें हैं, ये देखिए ये प्लेटें, अब इनके बीच वह अधिकतम विभव अंतर यानी विभव का अंतर जिससे परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, जिससे परावैद्युत पदार्थ का क्या होता है? भंजन होने लगता है, कहलाता है भंजक विभवांतर। मतलब देखिए इधर पॉजिटिव, विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर, एक तरफ ज्यादा विभव और एक तरफ कम विभव। तो मान लेते हैं इधर ज्यादा विभव है और इधर कम है, माइनस वाले को ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसके पास हम कोई परावैद्युत पदार्थ लेकर के आ गए, ये परावैद्युत पदार्थ लेकर आए और इसमें पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और इधर मान लेते हैं नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। अब इधर ज्यादा कम है, इधर क्या है? ज्यादा कम, ये तो बहुत जल्दी से चला जाएगा इसकी ओर, इसकी ओर चला जाएगा, मतलब ज्यादा ढाल है कहें तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव की ओर बहुत जल्दी से चला जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की ओर अति जल्दी, बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो स्थिति क्या हुई? ये दोनों, ये परावैद्युत पदार्थ ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी इसके पॉजिटिव अपने आयनों में क्या होगा? टूट जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर। तो लिखेंगे दो प्लेटों के बीच, दो संधारित्र की दो प्लेटों के बीच संधारित्र की दो प्लेटों के बीच का वह अधिकतम विभवांतर, जिससे परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, जिसमें परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहते हैं, भंजक विभवांतर कहते हैं, भंजक विभवांतर कहते हैं। क्या कहलाता है? भंजक विभवांतर। यानी किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य वह अधिकतम विभवांतर यानी विभव का अंतर जिससे बीच में रखे परावैद्युत पदार्थ का, जिससे बीच में रखे परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, क्या कहलाता है? भंजक विभवांतर। ये दो डेफिनेशन हुई। अब डालिएगा संधारित्र के मध्य हम परावैद्युत देखेंगे, प्रेरित आवेश। अब प्रेरित आवेश होता कितना? अभी मैंने बताया था, इसी को, ये जो आवेश होता है इसको प्रेरित आवेश कहते हैं। अब इसकी मात्रा को हम लोग निकालेंगे, प्रेरित आवेश की मात्रा होती तो कितनी होती है, इसको हम लोग समझेंगे। तो डालेंगे हेडिंग, तो हेडिंग लिखेंगे संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। संधारित्र के परावैद्युत के मध्य, भैया लिख लेना, के मध्य परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, इसकी हमें चर्चा करनी है, प्रेरित आवेश देखना है। तो देखें, एक ये संधारित्र को हम बनाते हैं, ये हमारा संधारित्र हो गया, चलो दो प्लेटें बना लेते हैं, ये दो प्लेटें हो गई। ये दो प्लेटें होंगी, ठीक है।
अब ये इधर देखिएगा, मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ इसे। ये मैंने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया, ये जो है परावैद्युत पदार्थ रख दिया। अब इसको मैंने धनावेश दे दिया, इसे धनावेश दे दिया, और प्रेरण के द्वारा इस पर आ जाता है ऋणावेश। मैंने अभी आपको बताया था ऋणावेश कैसे आता है, क्योंकि पॉजिटिव जो है पॉजिटिव को देखना पसंद नहीं करता है, तो पॉजिटिव तो उधर चला जाएगा और नेगेटिव को आकर्षित करेगा तो नेगेटिव इसकी ओर आ जाएगा। ठीक है, अब भैया अब परावैद्युत पदार्थ पर भी कुछ ना कुछ बल लगेगा, परावैद्युत, और इसका जो वैद्युत क्षेत्र वो इस प्रकार हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया प्लेटों के द्वारा, संधारित्र की प्लेटों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र जो है ई, इसके मान लेते हैं ई नाट है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र जो है ई नाट है। ई नाट को मैं यहाँ पर दिशा, ये इसकी दिशा है। ठीक, अब इसमें जो होगा नेगेटिव तो चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये कैसे आया है भैया, प्रेरण के द्वारा आया है, मैंने आपको अभी बताया था। इधर नेगेटिव आ जाएगा और इधर क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इधर क्या होगा भी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी एक प्रेरित आवेश उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर भी एक प्रेरित आवेश है, और इस प्रेरित आवेश के कारण भी एक वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं ई डैश, जिसकी दिशा इसके विपरीत होगी। तो इसमें आपको एक चित्र बनाना है, इसमें लिखना है संधारित्र की दो प्लेटें जिनका क्षेत्रफल ए है, जिनका क्षेत्रफल ए है, वो एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हैं, और उन दोनों पर समान परंतु विपरीत आवेश है, समान परंतु विपरीत आवेश है। इन दोनों प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हुई है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हुई है। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब मान लेते हैं, माना प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने मान लिया घनत्व, मान लेते हैं सिग्मा है, और इनका इस प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो ए है, तो सिग्मा बराबर आ जाएगा, सिग्मा बराबर हमारा आ जाएगा क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर आ जाएगा हमारा क्यू बाई ए। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों प्लेटों के द्वारा और दोनों प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की जो तीव्रता होगी क्या होगी, मैं मान लेता हूं जो ई नाट है, तो ई नाट बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर ई नॉट यू क्या आ जाएगा, सिग्मा का मान रख दें तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। ये तो हमारा आ गया क्या भैया, संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या है भैया, निर्वात में जो आया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात के लिए आई है। अब भैया इसके प्रेरण के द्वारा अब लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र के द्वारा परावैद्युत पदार्थ में एक प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक प्लेटों के मध्य परावैद्युत प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत पदार्थ में
प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है। उस प्रेरित आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई डैश है। अच्छा, प्रेरित आवेश क्या है भैया? माना प्रेरित आवेश जो है क्यू डैश है, और जो कि है लेस देन क्यू से, और यहाँ पर जो वैद्युत प्रेरित जो वैद्युत क्षेत्र है वो ई डैश, वो भी लेस देन है ई नॉट से, वो भी जो है लेस देन है ई नॉट से। तो इनका यदि हम परिणामी निकालना चाहें, यहाँ पर ई डैश बराबर निकालना चाहें, तो ई डैश बराबर आ जाएगा हमारा क्यू डैश अपान ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश अपान ए एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसको मान लिया समीकरण 2, इसको मैंने क्या मान लिया? समीकरण 2 मान लिया। अब भैया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब ध्यान रखना, मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया था, यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक जैसी हो, एक जैसी दिशा मतलब ये देखो इसी दिशा में भाई, इसकी भी दिशा यदि इधर की ओर होती है और इसकी दिशा इधर की ओर है, तो हम क्या करते, दोनों को ऐड कर देते। परंतु यहाँ पर दोनों की दिशा जो है विपरीत है, तो इसके लिए इनका परिणामी निकालने के लिए हम इनका अंतर निकालेंगे। इनका क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। जो ज़्यादा होगा उससे कम को घटा देंगे, जो हमारा ज़्यादा होगा उसे हम क्या करेंगे? कम को घटा देंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा परिणामी, इसे मैं रफ करता हूँ, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेना E बराबर आएगा ई नॉट माइनस ई डैश, और ई इक्वल आ जाएगा हमारा। अब देखिए ई नॉट का मान क्या दे रखा है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस, और यहाँ पर जो दे रखा है हमारा क्यू डैश और ए एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें हम यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं, हमें कॉमन लेना पड़ेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हमें कॉमन मिल जाएगा। अच्छा, एक कार्य यहाँ पर और भी कर लेते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो E बराबर आ जाएगा, क्योंकि हर तो दोनों का बराबर है, तो यहाँ पर Q माइनस क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट ए, ये लिख सकते हैं। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र आ गया, ये हमारा आ गया क्या? परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब मान लेते हैं, अब हम लोग समझ लें, यहाँ पर जो है दोनों प्लेटों के मध्य कोई ऐसा माध्यम रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक K है। यदि यहाँ पर लिख लें, यदि दोनों प्लेटों के पूरे मतलब पूर्ण जगह, ये तो भी पट्टी रखी थी, अब पूर्ण जगह में ये दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम उपस्थित हो। अब भैया के परावैद्युतांक वाला यदि कोई माध्यम उपस्थित हो जाएगा तो ई नॉट का मान, ई नॉट यानी ई नॉट का मान घट जाएगा, ई नॉट का मान घटकर ई नॉट बाई के हो जाएगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा। मतलब ये घट करके क्या हो जाएगा भैया? ई नॉट बाई के हो जाएगा। तो यहाँ से ई नॉट यानी ई जो निकलेगा हमारा, ई का मान जो निकला है भैया किसी माध्यम के होने पर, ई नॉट, हाँ अभी ये मैंने निकाला था ई नॉट बराबर, ई नॉट का हम यहाँ पर मान रख देंगे, तो ई नॉट बाई के हो जाएगा। तो ई नॉट बराबर ई नॉट बाई के है, ई नॉट बाई के है। तो यहाँ पर ई नॉट का यदि मान रख दें तो ई नॉट का मान है क्यू बाई
एप्सिलॉन नॉट और ए, और यहाँ पर के हमारा दे ही रखा तो उन्हें कैफ ही रख दिया। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र जो हमारा क्या आ गया भैया, माध्यम होने पर दोनों प्लेटों के मध्य जब कोई माध्यम होगा तब ये हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र ये आ जाएगा, इतनी कमी आ जाएगी। अब यदि हम इनका मान लेते हैं दोनों की यदि हम तुलना कर दें, ये दोनों की तुलना कर दें तो हमारा प्रेरित आवेश क्या निकलेगा। अब मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा इसको और इन दोनों को बराबर करके तुलना कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा Q माइनस क्यू डैश अपान सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यूकेल आ जाएगा Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। इससे ये कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए हमारा कट जाएगा और यहाँ पर हमारा जो बच जाएगा Q माइनस क्यू डैश और Q अपान के, ये हमारा बचेगा। अब देखिए यदि हम Q डैश का मान हमें निकालना क्या है, प्रेरित आवेश निकालना है, और प्रेरित आवेश को मैंने माना क्या है, प्रेरित आवेश को मैंने माना है Q डैश, और जो कि है किससे छोटा है, किससे भैया, Q से। तो प्रेरित आवेश की वैल्यू निकालने के लिए हम Q डैश का मान यहाँ से निकाल रहे हैं। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। Q डैश कुछ है, Q डैश बराबर आ जाएगा हमारा, अब Q अपान के, और ये वाला पॉजिटिव में है और उधर जाएगा निगेटिव हो जाए तो नकारात्मक Q हो गया। अब देखिए माइनस चिन्ह यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर माइनस चिन्ह जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा Q डैश जो आ जाएगा जो है Q के प्लस Q। जब हम इसमें एक कॉमन ले लेंगे, Q को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो इससे हम लिख सकते हैं 1/k प्लस Q, ये हो जाएगा। यानी Q डैश का जो मान आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा अभी। यहाँ से जो हमारा Q डैश का मान आ जाएगा, यहाँ से देखें समझें, यहाँ से जो हमारा Q डैश का मान आएगा Q और इंटू 1/k, और भैया प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का 1 ही आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1, ये जो है हमारा मान आएगा किसका भैया, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, 2 मिनट रुक जाओ भाई, सॉरी, यहाँ पर ये माइनस में है और ये जो है माइनस में है और इधर वाला जो है, तब ये 2 मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पर माइनस Q डैश था और उधर भी जो है, उधर जाएगा ये वाला पॉजिटिव वाला, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो अंततः जो हमारा आएगा ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का हो गया क्योंकि हमने Q को क्या किया है, कॉमन ले लिया है इस प्रकार। तो Q डैश बराबर आ जाएगा हमारा ये वाला फार्मूला, ये Q बराबर, Q डैश बराबर क्या आ गया भैया हमारा, Q डैश बराबर आ गया भैया हमारा क्या, माइनस में आया है, ये माइनस में आया, मतलब ये प्रेरित आवेश, ये जो है 2 पट्टियाँ थी, देखिए ऐसे चित्र बना हुआ था आपका, यहाँ पर ये पॉजिटिव था, इधर पॉजिटिव था, इधर निगेटिव था, तो ये निगेटिव की वैल्यू आ गई है, ये निगेटिव प्रेरित आवेश की वैल्यू आ गई है। मतलब निगेटिव प्रेरित आवेश जो होगा इतना होगा। और ठीक है, पॉजिटिव आवेश की बात करें तो Q डैश पॉजिटिव इधर हो जाएगा, पॉजिटिव Q 1/k प्लस का माइनस का 1, ये पॉजिटिव वैल्यू समान ही रहेगी, आवेश का जो है मात्रा समान रहेगी, परंतु परिमाण क्या हो जाएगा, उनका बदल जाएगा, उनका परिमाण क्या होगा भैया, बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आया है हमारा क्या, Q डैश। अब यहाँ से देखने में एक चीज लग रही है, यदि इस वाले फार्मूले से यदि हम निकालें Q का मान, तो Q का मान जो Q बराबर आ जाएगा हमारा Q/k प्लस Q डैश, तो मतलब Q का मान ज़्यादा आएगा और Q डैश का मान क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों, इसमें Q डैश को जोड़ दिया है, परंतु इसमें क्या है, यहाँ पर इससे देखिए, इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो Q बराबर आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ इतना ही रहेगा, ये इतना ही आएगा हमारा, क्योंकि इसमें हम Q को कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि इधर Q डैश है हमारा, तो ये आएगा। अब देखिए Q/k में इसमें Q डैश को जोड़ा गया है और इसमें Q/k से, यहाँ पर देखो Q/k से और Q को घटाया गया है, तो जाहिर सी बात है Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, यदि हम यहाँ पर K को अपरिभाषित, यदि हम K का मान इन्फिनिटिव रख दें, जहाँ पर ये K दे रखा है, यदि हम K का मान अनंत रख दें, तो K का मान जब अनंत रखेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा, इसी वाले समीकरण में देखें तो Q डैश बराबर आ जाएगा Q, और यहाँ पर 1/, अनंत रख देंगे, K का मान इन्फिनिटिव,
माइनस का 1 रख देंगे तो अंततः जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी Q डैश बराबर माइनस का Q। मतलब हम ये कह सकते हैं यदि K बराबर इन्फिनिटी यानी ये धातु का जो है कोई धातु रख दी जाए, ऐसी कोई धातुएं रख दी जाएं तो क्या होगा, प्रेरित आवेश जो है आवेश के बराबर हो जाएगा, प्रेरित आवेश संधारित्र की प्लेटों के बराबर हो जाएगा। आशा करता हूँ यार आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका विधिवत रूप से, फिर हम अगली टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। रफ कर दूँ इसे, बिल्कुल। और आप लोगों से एक गुजारिश हमेशा रहेगी थोड़ी सी, मैं आप लोगों से प्रत्येक दिन कहता हूँ, प्रत्येक वीडियो में, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपको जो है हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा जोश मिलता है, कहें तो एक एनर्जी जैसी फील होती है। और आपका क्या क्या सिर्फ जो है टक करना है, धीरे से आप सब्सक्राइब कर लोगे और इससे एक आपको फ़ायदा होने वाला है। प्रत्येक वीडियो जो मैं यहाँ बनाऊँगा वो आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक को हम समझते हैं, जो है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। ये मैंने पढ़ा था, कितना प्रभाव डालेगा ये हम पढ़ते हैं। मतलब ये तो पढ़ लिया था कि प्रभाव डालता है, परंतु कितना प्रभाव डालता है वो प्रभाव हम निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए एक सूत्र समझते हैं हम लोग। तो डालेंगे हेडिंग संधारित्र की धारिता पर संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत क्या प्रभाव डालता है, इसको हमें समझना है। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत क्या प्रभाव डालता है। थोड़ा तिरछा आ रहा है लिखा हो, 2 मिनट जाओ, कैमरा सीधा नहीं लगा है, इसको सीधा करते हैं पहले। हाँ अब सीधा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कैमरा थोड़ा तिरछा हुआ लगा था। अब देखें संधारित्र की धारिता पर जो है परावैद्युत क्या प्रभाव डालता है, बढ़ाता है या घटाता है। तो देखें, अब मैंने ये संधारित्र को बना दिया है, ये जो है संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना। अरे भाई ये तो ज़्यादा ही खराब बन गई। ठीक है, और एक ये प्लेट, दूसरी प्लेट ये हुई हमारी। थोड़ा दूर बनाते हैं इसको मैं। ये 2 प्लेटें हुई संधारित्र की। समझ लेना, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना, थोड़ी आर्ट हमारी ठीक नहीं है, ठीक है। और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इधर जी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इनके मध्य में एक परावैद्युत पट्टी रखता हूँ। ये मैंने परावैद्युत पट्टी रख दी इनके मध्य। ठीक है, ये परावैद्युत पट्टी हो गई। अब इसके एक तरफ जो है ये पॉजिटिव आवेश है भाई, ये तो धनावेश है,
तो प्रेरण के द्वारा इस पर तो ऋणावेश आ जाएगा, ये माइनस का ऋणावेश आ गया, क्यू डैश है और ये क्यू है, और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव क्यू है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आगे हुई। अब इन प्लेटों का प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो ए दे रखा है, इनका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो ए दे रखा है, ठीक है। अब इसमें कुछ थ्योरी लिखनी है, तो इसमें लिखना है संधारित्र की दो प्लेटें जिनका क्षेत्रफल ए है, जिनका क्षेत्रफल ए है और दोनों एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हैं, डी दूरी पर रखी हैं। इन दोनों प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत माध्यम, एक परावैद्युत पट्टी रखी गई है। जहां पर हमें परावैद्युत पट्टी रखी, इतना लिखने के पश्चात फिर लिखेंगे परावैद्युत पट्टी रखने के पश्चात, परावैद्युत पट्टी रखने के पश्चात हमें ये ज्ञात करना है इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आप थ्योरी में लिख सकते हैं इसे। अब देखें, माना परावैद्युत, माना प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व पहले लिख लेते हैं, आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए हो जाएगा। तो प्लेटों के मध्य, अब ज्ञात करेंगे प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं ये ई नॉट है। प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर ज्ञात कर लेते हैं। तो ई नॉट बराबर हो जाएगा सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। यदि हम सिग्मा का मान रख दें तो आ जाएगा क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट ए, यानी ये जो है हमारा ई नॉट का मान ये आ गया, ठीक है, ये ई नॉट का मान आ गया, ये जो है वैल्यू आ गई किसकी, ई नॉट की। अब मान लें ये दोनों प्लेटों के मध्य ये विभवांतर जो है हमारा वी नॉट है। मैंने मान लिया दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या दे रखा है हमारा वी नॉट। तो इसके अनुसार यदि हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि यहाँ पर लिख लेंगे, यदि दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर वी नॉट है या हो, तो दोनों प्लेटों के मध्य जो विभवांतर कितना दे रखा है वी नॉट हो, तो तीव्रता ई नॉट, तो ई नॉट बराबर आ जाएगा वी नॉट बाई डी। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आ जाएगी वी नॉट बाई डी। और यदि हम यहाँ से वी नॉट का मान निकालना चाहें तो ई नॉट डी हो जाएगा, ई नॉट बाई डी हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम ई नॉट का मान रख दें, यदि हम वी नॉट और यहाँ पर ई नॉट का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू डी, तो ये जो है हमारा विभव निकल आया। ये जो हमारा निकला है किसका भैया, विभव निकल आया है, संधारित्र का विभव। अब यदि हम संधारित्र का विभव यदि हमें प्राप्त हो गया है तो हम इसकी धारिता निकालना चाहें, भाई पहले धारिता निकाल लेते हैं एक बार, मतलब अब क्या मैंने इसे अनुपस्थित माना है, इस समय मैंने अनुपस्थित माना तब मैं इसकी धारिता निकाल रहा हूँ, और फिर उसका मैं उपस्थित मान करके इसकी धारिता निकालूंगा, तब देखूंगा क्या प्रभाव पड़ता है। पहले इसकी धारिता इसको अनुपस्थित मान कर निकालिए, ठीक है। तो अब अनुपस्थित मानने के लिए तो धारिता मान लेते हैं, धारिता सी नॉट बराबर हो जाएगी क्यू बाई वी नॉट, ये फार्मूला होता है क्यू बाई वी नॉट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, वी नॉट का मान वैल्यू पुट कर दें, तो सी नॉट बाई क्यू अपान वी नॉट का मान हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू डी, ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए को ऊपर भेज देते हैं, तो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्यू इंटू डी, ये कट जाएगा, तो सी नॉट जो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू अपान डी। ये आ गई धारिता कब, जब हमने पट्टी को क्या किया है, अनुपस्थित माना है। अब मान लेते हैं प्लेटों के मध्य कोई माध्यम के है, प्लेटों के मध्य माध्यम के दे रखा हो तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा। प्लेटों के मध्य माध्यम के दे रखा है तो वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ, घटेगा। लिखेंगे यदि प्लेटों के मध्य
के परावैद्युतांक वाला, के वैद्युतांक वाला कोई माध्यम रखा है तो वैद्युत क्षेत्र जो E0/K हो जाएगा, E0/K हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर E0 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो मान लेते हैं जो E बराबर हो जाएगा हमारा, E0 का मान क्या दे रखा है, E0 का मान है Q/ε0 और A × K। इसे हम लिख सकते हैं Q/K/ε0 A, यानी जब परावैद्युतांक में देखा है तब ये हमारा जो निकला क्या भैया, ये जो निकल कर के आया है हमारा वैद्युत क्षेत्र। कब, जब कोई माध्यम रख दिया बीच में। अब मैंने माध्यम के लिए निकाल रहा हूँ, अब मैंने माध्यम को रख दिया है तब इसका वैद्युत क्षेत्र ये निकल करके आ गया, ये वैद्युत क्षेत्र निकल करके आ गया। अब मान लेते हैं इस समय दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम है, इस समय दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या है, V है। इस समय दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V है। माध्यम होने पर दोनों प्लेटों के मध्य, यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर से लिखते हैं थोड़ा में, माना भैया पहले मैंने माना था जब इसके मध्य इस पट्टी को अनुपस्थित माना था, अब इस पट्टी को उपस्थित मान रहा हूँ, तब क्या प्रभाव पड़ता है। माना दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, भैया विभवांतर को हम लोग मान लेते हैं विभवांतर V है, तो E बराबर हो जाएगा। तो E बराबर क्या देगा भैया, V/D, V/D। यदि यहाँ से विभव को निकालना चाहें तो विभव बराबर आ जाएगा E × D आ जाएगा, ये विभव आ गया। अब यहाँ से E का मान वैल्यू पुट कर दीजिए। जब हम E का मान वैल्यू पुट करेंगे तो V बराबर आ जाएगा Q/K/ε0 A × D। तो ये आ गया भैया हमारा विभव। कब, जब माध्यम, ये भैया माध्यम यहाँ से जो स्टार्ट किया ये माध्यम के लिए है और ये माध्यम को अनुपस्थित माना था तब की धारिता है। तो धारिता C बराबर आएगा हमारा क्या, Q/V होता है, Q/V। अब यहाँ पर V का फार्मूला रख देंगे तो Q/V का फार्मूला Q/K/ε0 × A, और यहाँ पर ऊपर रहेगा हमारा D, और ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो हमारा C बराबर जो आ जाएगा Q/K/ε0 A/Q × D। Q से Q कट जाएगा तो C बराबर आ जाएगा K/ε0 A/D। ये आ जाएगा, ये आया है हमारा क्या, धारिता। कब, ये धारिता उस समय आई है जब मैंने इसके मध्य एक पट्टी को रख दिया है, जब मैंने इसके मध्य एक पट्टी को रख दिया तब ये हमारी धारिता आई है। ठीक है, इसे मैं रफ कर दूं, थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ रहा है। चलो मैं इस चित्र को रफ करता हूँ उसके बाद, क्योंकि हमें ज्ञात करनी है धारिता कितनी क्या आती है। अब जो हमारा C बराबर आया है, जो हमारा C बराबर निकल के आया है, क्या आया है भैया, यहाँ पर K चलना बंद हो गया क्या भाई, चलना बंद हो गया भाई। K दे रखा है, K है, और ε0 A/D। और इसमें ये जो है, ये देखो कुछ दे रखा है, ये क्या है, अभी मैंने निकाला था, ये देखिए C0 यानी C0 का, तो ये जो वैल्यू है ε0 A/D बराबर जो दे रखा है C0, तो भैया C बराबर हो जाएगा K × C0। तो इसका मतलब ये हो गया, और जहाँ पर जो है K बराबर इज ग्रेटर देन 1, जब K हमारा 1 से बड़ा है, जब K का मान जो है 1 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है माध्यम के होने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। किसी माध्यम को बीच में रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे
उपर्युक्त सूत्र से लिख लें, उपर्युक्त सूत्र से ज्ञात होता है, उपर्युक्त सूत्र से ज्ञात होता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई माध्यम रखने पर वैद्युत धारिता बढ़ती है। अब लिखेंगे नीचे नई लाइन से ब्लैक पेन से लिखेंगे, माध्यम की धारिता, किसी माध्यम की धारिता निर्वात की धारिता की के गुनी होती है। किसी माध्यम की धारिता निर्वात की धारिता की के गुनी होती है, जहां के बराबर उस पदार्थ का परावैद्युतांक, उस माध्यम का या उस पदार्थ का परावैद्युतांक। ठीक है, ये सिंपल सा टॉपिक हुआ हमारा। आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। और आप लोगों से फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ थोड़ी सी, हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को थोड़ा प्यार इसलिए देते रहिए। मुझे जो है आप लोगों से बहुत कामना है, या बहुत कह सकें आशा है, और उस आशा को निराशा में मत बदलिएगा। थोड़ा सपोर्ट करते रहें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।